पूरा हिंदुस्तान मुगलों ने विजित किया, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन रहा, लेकिन वो कोल्हान को कभी नहीं जीत पाए। इसने अपने जीवन शैली में हस्तक्षेप को कभी नहीं स्वीकारा और ये प्रतिरोध की धरती रही। और प्रतिरोध विभिन्न कालखंडों में अलग अलग परिस्थितियों में उभरता रहा, लेकिन यह था कि मन से झारखंड के लोगों ने कभी भी किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। एक झारखंडी होने के नाते हमको अपने समकालीन उन इतिहासकारों से भी निश्चित रूप से रोष है कि झारखंड के इस संघर्ष को इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी, हमारी अपेक्षाएं। गुरु जी का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, पढ़ाई लिखाई सारी कुछ चीज़ें छूट गई। अब संघर्ष का रास्ता सामने में था, लेकिन एक ऐसे पिता का बेटा जिसने अन्याय के समक्ष झुकना नहीं सीखा था। गुरु जी के भी आंदोलन की शुरुआत अपने गांव से ही हुई। शिबू सोरेन के चरित्र को जितना मैंने देखा और समझा है, वो विशुद्ध अहिंसावादी व्यक्ति हैं। वो किसी भी अन्याय प्रतिकार का बदला हिंसा से लेने ये मतलब जीवन से सीखा या कोई था उनका भी सहयोगी साथी? एक संथाल परिवार में जन्म लेने के बाद भी शिबू सोरेन ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। और शिबू सोरेन ने कभी भी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया। सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज और राय बब्बू की मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये तीनों लोगों ने बैठकर सोचा कि अब इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देने का समय आ गया। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू हैं। आज हम झारखंड की उस ऐतिहासिकता, विरासत और बलिदान पर बात करेंगे जहां से पिछले 35 वर्षों के संघर्ष से जेएमएम खड़ी हुई और खड़ी होने की प्रक्रिया में जो सिपाही शामिल थे उनमें एक सुदीव्य कुमार सोनू भी थे। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। सवाल ये है कि आपका लंबा सफर रहा सांगठनिक जेएमएम के साथ और अब तक की जो पूरी यात्रा है, देश यह जानना चाहेगा कि जब नींव पड़ी जेएमएम की और वह जो बलिदान, जो शहादत रही, उस यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ क्या क्या रहे आपके हिसाब से? अगर झारखंड राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत छोटे कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप ऐतिहासिकता की बात करेंगे तो जब मुगलों के शासन में यह पूरा देश था, झारखंड भी अपने प्रतिरोध की शक्तियों के साथ, कोल्हान के लोगों ने मुगलों की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी। पूरा हिंदुस्तान मुगलों ने विजित किया, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन रहा, लेकिन वो कोल्हान को कभी नहीं जीत पाए। तो आप बुनियादी कारक अगर इस राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक विरासत को समझना चाहते हैं तो मेरे नज़र में उसको अगर कम शब्दों में या 2 वाक्य में समेटने की बात अगर आती है तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि झारखंड की धरती, इसने अपने जीवन शैली में हस्तक्षेप को कभी नहीं स्वीकारा और यह प्रतिरोध की धरती रही। और प्रतिरोध विभिन्न कालखंडों में अलग अलग परिस्थितियों में उभरता रहा, लेकिन यह था कि मन से झारखंड के लोगों ने कभी भी किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। मुगलों का कालखंड हो, अंग्रेजों का कालखंड हो और उसके बाद आज़ाद भारत की सरकारें हों, ये लगातार इन कालखंडों में यहाँ के स्थानीय निवासियों के विद्रोह चलते रहे। और एक झारखंडी होने के नाते हमको अपने समकालीन उन इतिहासकारों से भी निश्चित रूप से रोष है कि झारखंड के इस संघर्ष को इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी, हमारी अपेक्षाएं। अगर कुछ हम गिनती में बात करें कि क्या क्या वो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिसकी कसक दिल में रह जाती है, जो इतिहास के बड़े पन्नों में बड़े ही मानिंद तरीके से दर्ज होना चाहिए था, वो आज तक के इतिहास में नहीं दर्ज हुआ है। बलिदान, संघर्ष, प्रतिरोध की कहानियां झारखंड के चप्पे चप्पे में, और कोई इलाका झारखंड का ऐसा नहीं है जहां पर प्रतिरोध ना हुआ। कोल्हान, हमने बताया कि मुगल कालीन सत्ता के खिलाफ कोल्हान झुका नहीं और कोल्हान ने कभी मुगलों के शासन सत्ता को नहीं स्वीकारा। अंग्रेजों के कालखंड में भी विभिन्न इलाकों में बहुतेरे संघर्ष और विद्रोह हुए जिनको संकलित करने की जरूरत नहीं। सेरेंसिया की घाटी में पोटो हो हमारे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उस घाटी की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेज भी मारे गए, अंग्रेज सिपाही भी मारे गए और हमारे भी बलिदानी हुए।
जिक्र मैं कर रहा था शहीद वीर बुधू भगत का। 1832 की उनकी शहादत दर्ज है। अभी विवाद हुआ था अभी हाल में जब विश्वविद्यालय का नाम बदला। 1832 की साल की शहादत उनके लिए दर्ज है। उससे आगे हम लोग अगर आते हैं तो 1855 में हूल विद्रोह हुआ। संथाल में तिलका बाबा के नेतृत्व में तमाम मूलवासियों ने, सिर्फ आदिवासी उसमें नहीं थे, यहाँ के मूलवासी रैयत थे, लोहार थे, कमार थे, बढ़ई थे, यहाँ के तेली थे, उन तमाम लोगों ने अंग्रेजों की उस नीति के खिलाफ, जिसमें जमीनों से बेदखल किया जा रहा था यहाँ के स्थानीय मूलवासियों को, एक बड़ा संघर्ष किया। अनुमानित आंकड़े कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग उस संघर्ष में मारे गए। बाबा तिलका माझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया। अब ये इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1855 का वह संघर्ष जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 2 वर्ष पहले था, जिसमें इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इतिहास के पन्नों में उसको जायज स्थान नहीं मिला। कहानियां संथाल परगना के बहुतेरे इलाकों में, साहबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और अविभाजित बिहार का तत्कालीन भागलपुर, चूंकि प्रशासनिक केंद्र वही होता था, वहाँ अनगिनत कहानियां बिखरी इन बातों की कि संथाल हुल के विद्रोह में कहाँ पर अंग्रेजों का दमन किस तरीके से चला था। तो हमें इसी बात की बड़ी तकलीफ है कि हमारे पूर्वजों के संघर्षों को इतिहास के पन्नों पर वो उपयुक्त जगह नहीं मिली। और हम यह मानते हैं कि इस प्रतिरोध की धरती ने समय समय पर अपना अपना प्रतिरोध दर्ज किया है। आज़ादी 1947 में हम लोगों को मिली। हमारे बहुतेरे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के अलग स्वतंत्रता संग्राम में हर जगह लड़ाइयाँ लड़ी। टिकैत उमराव है, शेख भिखारी हैं, पांडे गणपत राय हैं, बहुतेरे लोग। तो तात्पर्य कहने का यह था कि कहीं ना कहीं अलग राज्य का संघर्ष अगर वास्तविक तौर पर शुरू हम लोग माने, तो मेरी मोटी जानकारी में शोध लोग कर रहे हैं, मेरी मोटी जानकारी में 1928 का वह वर्ष है जब जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सबसे पहली बार अलग राज्य की आज़ादी की लड़ाई एक संगठित संघर्ष के तौर पर आई। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा का आपने जिक्र किया, सुनता हूं मैं कि नेहरू के समकालीन थे और संघर्षों में थे, तो वो जिक्र इतिहास का भी आपने हल्का सा कहा कि वह अफसोस, वह टीस हमारे दिलों में है। तो जयपाल सिंह मुंडा जैसे भी कैरेक्टर को, जो कि राष्ट्रीय कैरेक्टर थे, उन तक को इतिहास में या राजनीति में या राजनीतिक विरासत में नहीं दर्ज किया गया। क्या क्या वजह मानते हैं? इसी बात का अफसोस है। भगवान बिरसा ने 25 वर्षों की आयु में शहादत दे दी। भगवान बिरसा के इन 25 वर्षों में उनकी अद्वितीय नेतृत्वकारी क्षमता, उनके एक आह्वान पर लोगों का उठना चलना और उनका ये समझ पाना कि उनका संघर्ष इस देश के लिए, झारखंड की माटी के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये दर्ज नहीं हुआ। जयपाल सिंह मुंडा का जहाँ तक सवाल है, तो अभी भी इतिहास के तथ्यों में इस बात की भूल है। जयपाल सिंह मुंडा जवाहरलाल नेहरू के समकालीन नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा जवाहरलाल नेहरू से 1 वर्ष सीनियर थे। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब रांची आए थे 1956 में, तब यह कहा गया कि एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए मुंडा साहब को जाना होगा। लेकिन जिस विश्वविद्यालय से नेहरू साहब पढ़े थे, उसी विश्वविद्यालय से जयपाल सिंह मुंडा साहब पढ़े थे, और चूंकि जयपाल सिंह मुंडा साहब 1 साल उनसे सीनियर थे, इसलिए वो एयरपोर्ट पर उनकी अगुवाई के लिए नहीं गए। नेहरू जी जयपाल सिंह मुंडा जी के आवास पर गए उनको मिलने के लिए। ये इतिहास है, ये रिगार्ड भी है, ये रिगार्ड भी है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि 1928 से संगठित तौर पर चले इस जन आंदोलन में बहुतेरी ताकतें रही। उन ताकतों ने कहीं न कहीं इस आंदोलन को कमजोर भी किया है। और वो उत्तरार्ध की, प्रथमार्ध की जो लड़ाई थी, जो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से लड़ी गई और अपार जन समर्थन भी मिला। हमने इतिहास में पढ़ा है कि 1952 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी थी। मैं यही सवाल भी करने वाला था कि जयपाल सिंह मुंडा जैसा चरित्र, जो एक राष्ट्रीय नेता था, उसको एक आदिवासी नेता बना देने का क्या ये भी एक तरह की राजनीतिक साजिश नहीं रही, या राजनीतिक भूल मानते हैं, या क्या रहा? देखिए, संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल, झारखंड की वो इकलौती आवाज थे जो संविधान सभा में थी।
और देश के आदिवासियों की वो इकलौती आवाज थी जो संविधान सभा में थी। तो मैंने कहा ना कि इस आंदोलन को कमजोर करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, कामयाब भी हुई। जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व, जयपाल सिंह मुंडा का जो चरित्र था वो उनको झारखंड के नेता के तौर पर रखने का नहीं था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब झारखंड पार्टी ने 1956 में कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया, उसी दिन जयपाल सिंह मुंडा की एंटिटी समाप्त हो गई। अगर वो कांग्रेस में नहीं जाते, उस झारखंड पार्टी के परचम को उठाए रखते, तो मुझको लगता है कि इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में सबसे पहले उनका नाम शुमार होता। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों की जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं, जिसमें वो छोटे और क्षेत्रीय दलों को एक तरीके से नहीं अगर दबा पाते हैं तो अपने में समाहित करके समाप्त करते हैं, वही हुआ। और झारखंड आंदोलन के लिए बहुत लंबा झटका था। 1928 से चले इस आंदोलन ने 1956 में जाकर झारखंड अलग राज्य की मांग को धीमा करते हुए कांग्रेस के साथ चलने का निर्णय लिया। इसके बाद का जो समय था 56 से लेकर लगभग 65 के आसपास का, 65 तक ये आंदोलन बड़ी धीमी आंच में चलता रहा। छोटे छोटे ग्रुप छोटी छोटी सीमित जगहों पर इस लड़ाई को की अलख जगाए रखने में लगे रहे, लेकिन इसका सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो पाया। बड़े नाम निरल एलम होरो साहब, सुशील बागे, ये बड़े नाम थे जो जिन नामों ने झारखंड अलग राज्य के इस आंदोलन की अलख को जगाया। इसके बाद यह कालखंड आया 1972 का। 1972 के कालखंड में एक सामान्य व्यक्ति जो गोला के एक छोटे से गांव नेमरा से निकला था, शिबू सोरेन, उनकी नेतृत्वकारी क्षमता ने पूरे झारखंड को सम्मोहित किया। उनका इतिहास भी बड़ा लंबा है। संक्षेप अगर हम बताना चाहें तो संक्षेप में यही था कि जिस वक्त वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे, उनके पिता सुब्रन मांझी जो पेशे से शिक्षक थे और अन्याय का प्रतिकार और विरोध करने वाले लोग थे, महाजनों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और गुरुजी का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। पढ़ाई लिखाई सारी कुछ चीज़ें छूट गई। अब संघर्ष का रास्ता सामने में था, लेकिन एक ऐसे पिता का बेटा जिसने अन्याय के समक्ष झुकना नहीं सीखा था, गुरुजी के भी आंदोलन की शुरुआत अपने गांव से ही हुई। सबसे पहले ये शुरुआत उस समय के जंगलों के ठेकेदार से मजदूरी के सवाल पर हुई। चास के जंगलों के ठेकेदार गोला के इलाके में जंगलों को कटवाते थे और कटवाने के क्रम में जो मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी के सवाल पर सबसे पहला प्रतिरोध हुआ। गुरुजी ने अपने राजनीतिक जीवन की जो पहली लड़ाई जीती थी, वो वही लड़ाई थी जिस लड़ाई में उन्होंने लकड़ी काटने वाले मजदूरों की मजदूरी को नियमित और उचित करवाया। धनकुटनी आंदोलन उसके तुरंत बाद जब ये नेतृत्व क्षमता गुरुजी की प्रमाणित हो गई कि गुरुजी के नेतृत्व में मजदूरों की उचित मजदूरी दिलाने का काम गुरुजी ने कर दिया, तब ये मसले आए कि महाजनों के द्वारा बहुत ऊंचे ब्याज दर पर गरीबों को अनाज दिया नहीं पैसा दिया जाता था, सुदखोरी जिसको कहते हैं। और उसकी राशि आप सुनेंगे तो मैंने अपने कानों से सुना है। टुंडी के इलाके में 1990 के दशक में एक आदिवासी महिला ने एक दुकानदार से 100 रुपया लिया और दुकानदार ने उस महिला को 25% हफ्ता, 100 रुपया 25% हफ्ता के दर पर दिया कि वो महिला जब तक 100 रुपया नहीं चुका पाएगी तब वो प्रत्येक हफ्ते में 25 रुपया उसको देगी। तो ये उतनी ऊंची ब्याज दर पर बीमारी में, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में लोग लेते थे। और धीरे धीरे करके हुआ यह कि गोला के नेमरा के इलाके के जितने भी धनखेत थे जहां से रोजी रोटी चलती थी, वो महाजनों के अधीन हो गए। संथालों ने, आदिवासियों ने जंगलों को साफ करके खेत बनाए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उससे उनका जीवन यापन चलता था। और उस दौर में महाजनों ने सुदखोरी के नाम पर, ब्याज के नाम पर, कर्ज के नाम पर वो खेत हड़प लिए। ये बातें युवा शिबू सोरेन को बड़ी चुभती थी। युवा शिबू सोरेन ने उसके बाद गांव के लड़के और लड़कियों का एक समूह बनाया और उस समूह के साथ योजनाबद्ध तरीके से जब धान की फसल 1-2 दिन के अंदर में कटने वाली है,
रात के अंधेरे में अचानक 100-200 लोगों का झुंड खेत में घुसता था और खेत में घुसकर धान को काट के, जिसका खेत था आधा उसको और आधा जो रात में धनकटनी में लगे हुए तमाम लोग थे, इनको बांट दिया जाता था, क्योंकि जमीन उसकी हो चुकी थी, महाजन की हो चुकी थी। और जो रैयत था, आधा धान रैयत को और आधा धान जो रात में काटने में लगे हुए थे उनको। ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये सक्सेसफुल मॉडल ये रहा कि इसके बाद महाजनों ने बीज देना, अदबटैया देना छोड़ दिया, और जब वो बीज अदबटैया देना उन लोगों ने छोड़ दिया तो वैसी स्थिति में अलिखित तौर पर वो जो खेत थे उसके मूल रैयतों के कब्जे में चले गए। तो गुरुजी का धनकटनी का जो आंदोलन था, इस आंदोलन की मूल भावना, मतलब जमीन वापस करा दी किसानों को, उनकी जमीन। बिल्कुल, कागज कलम में तो कुछ था नहीं। बस संथाल समुदाय एक तरीके से आप कहें तो बड़ा ईमानदार समुदाय है। अगर उसने 100 रुपया लिया है और कागज पर लिख दिया कि फलाना खेत का फलाना टोकरा जो है वो आपका। अच्छा, आप बातचीत जारी रखें, बीच में एक बात बताइएगा। जब महाजन के जरिए हत्या हो गई शिबू सोरेन के पिता की, तो उसके बाद एक युवा बदला लेना चाहता है, तो वो पॉइंट क्या था जब वह एक सामाजिक रूप से बदल गए कि सामाजिक संघर्ष में अपनी ऊर्जा लगा दी बजाय कि बदला लेने की? वो गुरु कौन थे, वो लोग कौन थे जिनके जरिए? नहीं, इसके बारे में तो बहुत मैंने सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम एक बात के लिए आपको जरूर कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के चरित्र को जितना मैंने देखा और समझा है, वो विशुद्ध अहिंसावादी व्यक्ति हैं। वो किसी भी अन्याय प्रतिकार का बदला हिंसा से लेने ये मतलब जीवन से सीखा या कोई था उनका भी सहयोगी साथी? नहीं, कई बार जीवन की प्रक्रिया से भी आदमी सीख लेता है। प्रक्रिया से हो सकता है, उनकी माता की तरफ से हो सकता है, क्योंकि एक संथाल परिवार में जन्म लेने के बाद भी शिबू सोरेन ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। और शिबू सोरेन ने कभी भी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं अपना हड़िया तो पीते रहे ना? अच्छा, कभी नहीं। तो एक भ्रम ये भी रहे कि पीते हैं। नहीं। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। आश्चर्यजनक जानकारी। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने एक बूंद शराब नहीं चखी। जीवन में कभी शिबू सोरेन ने मांसाहार नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 के दशक का एक युवा आदिवासी, ठीक बात, अपने रिचुअल्स में जहां पर कि मांसाहार और शराब एक सामान्य चीज हो, उसको छोड़कर निकला। और इसी वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का उन्होंने एक रास्ता चुना कि यदि वो अपने पिता के हत्यारे को दंडित करते तो समाज का एक व्यक्ति, लेकिन जो महाजनी और धनकटनी का विरोध, महाजनी के विरोध में धनकटनी का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उसमें उस पूरे के पूरे तबके को उन्होंने एक तरीके से जगह पर ला दिया और रैयतों की जमीन वापस करवा दी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी की ये एक संत की छवि है। माने आंदोलन के चरम दिनों में हम लोग ये बराबर सुनते थे, ये 90 के दशक में, कि बच्चे बीमार होते थे, महिलाएं बच्चे को लेकर गुरुजी के पास जाती थी और गुरुजी खाली माथा छू देते थे, वो बच्चे ठीक हो जाते थे। और लोगों की अटूट विश्वास और अगाध आस्था थी कि शिबू सोरेन गुरुजी अगर हाथ लगा देंगे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। ये दिसोम गुरु बनने की प्रक्रिया थी। हाँ, नहीं, इसके बाद का जो दौर रहा कि गुरुजी ने लकड़ी काटने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी दिला दी, फिर महाजनी के खिलाफ आंदोलन में धनकटनी का सफल सूत्रपात किया और उसको मुकाम तक पहुंचाया। इसके बाद गुरुजी को कुछ लोग आकर बुलाकर, चूंकि धनकटनी और महाजनी के खिलाफ आंदोलन की गूंज अनुगूंज पूरे झारखंड में पहुंच ही चुकी थी। ये 70 से पहले की बात है, 70 से पहले की बात है। तो कुछ लोग आकर गुरुजी को वैसे ही इलाके टुंडी में लेके चले आए, जहां पर कि इसी तरीके से महाजनी जुर्म था, इसी तरीके से शोषण था, ब्याज का एकदम चक्र था। जिस कोयलरी का भी इलाका है वो तो पूरा कोयलरी वहां से दूर है, टुंडी से। माने टुंडी की बात अगर आप करेंगे तो टुंडी से गोविंदपुर का एरियल डिस्टेंस कम से कम 20 किलोमीटर है और कोयलरीज वहां से बाहर है। तो गुरुजी को वास्तव में आदिवासी समाज के ही कुछ लोग आमंत्रित करके ले गए टुंडी, पोखरिया। एक पुराने हमारे साथी होते थे जिनकी हत्या हो गई, श्यामलाल हेम्ब्रम, उनकी हत्या हो गई। उस चरम उग्रवाद के दौर में उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। उन्हीं के साथ रह के गुरुजी ने वहां पर एक आश्रम की स्थापना की थी। तो आज जिस कम्यून की बातें हम लोग करते हैं, सामुदायिक खेती, सामुदायिक श्रम, सामुदायिक संपत्ति, सामुदायिक भोजन, इसकी सबसे पहली स्थापना गुरुजी ने पोखरिया आश्रम में की थी। और चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गुरुजी भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन साक्षर तो थे। तो गुरुजी ने रात्रिकालीन पाठशाला के माध्यम से लोगों को साक्षर करने का काम शुरू किया। उसी समय शुरू कर। हाँ, इसीलिए वो गुरुजी कहलाए। और बाद में उनकी उपाधि को बड़ा करते हुए लोगों ने कहा कि देशों के गुरु हैं, हमारे जगत गुरु हैं, पूरे राज्य के गुरु। और नशा मुक्ति के लिए भी आंदोलन चलाया उन्होंने। मतलब दो बातें तो आप बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, एक तो गुरु वाली और दूसरा कि मांसाहार और शराब कभी नहीं। बिल्कुल। माने 89 से लेकर 2025, अब जब उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है, वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, तो इस 4-5 वर्षों के दौर को अगर छोड़ दें तो हम लोगों का बड़ा समय उनके साथ गुजरा है। और मेरा बहुत समय गुजरा है, तो हमने उनको नज़दीक से बारीकी से बहुत जाना है। और उनके जीवन की कुछ अकथनीय कहानियां अगर हमको ज्ञात हैं तो उसके पीछे भी कारण यही है। तो उनके साथ गाड़ियों में जब हमको सफर करने का मौका लगता था तो गुरुजी की आदत थी कि अगर कोई काम नहीं है तो वो तुरंत सो जाया करते थे। तो गुरुजी शारीरिक रूप से अच्छे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति थे, तो जब वो कंधे पर सिर रख के सो जाते थे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती थी कि वो सोए हुए हैं तो कंधा भी नहीं हिला सकते हैं। तो उससे बचने के लिए बाल सुलभ सोच से हमने एक रास्ता निकाला। हम उनके जीवन की कहानियां पूछना शुरू कर देते थे, किसी आदमी का नाम लेकर पूछना शुरू कर देते थे। तो हमारे गिरिडीह जिले में तिसरी में 28 अप्रैल 1988 को हमारे एक अगुआ साथी की हत्या हो गई थी। उनका नाम था सरदार दयाकिशुन भौरा। तो एक दिन उनके साथ में रांची आ रहा था, तो रास्ते में हमने पूछ दिया कि गुरुजी दयाकिशुन भौरा, सरदार दयाकिशुन भौरा आपके पास कैसे आ गया? तब उन्होंने हमको वो कहानी सुनाई। सरदार दयाकिशुन भौरा जंगलात के ठेकेदार, जो चास का जो ठेकेदार था मारवाड़ी, उसका ट्रक ड्राइवर था। ओरिजिनली रहने वाला था ये हरियाणा का। और जब गुरुजी ने जो आंदोलन किया था उचित पारिश्रमिक के लिए, उस समय गुरुजी के आंदोलन से प्रभावित होकर सरदार दयाकिशुन भौरा ने ट्रक की ड्राइवरी छोड़ दी और गुरुजी का न्यायी हो गया, आश्रम में रहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने उसके लिए एक आश्रम की स्थापना की जो तिसरी में था। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के गांव का नाम है जेलगोड़ा। जेलगोड़ा में एक आश्रम की स्थापना की और सरदार साहब वहीं जाके रहने लगे। वहां भी गुरुजी के पैटर्न पर महाजनी, अफसरों को पेड़ में बांधकर मारना, महाजनों के खिलाफ आंदोलन करना, वहां भी वही चीजें हुई कि महाजनों ने संगठित होकर अपराधियों के माध्यम से उनकी हत्या करा दी। तो सरदार दयाकिशुन भौरा के ओरिजिन या उसकी कहानी वो गुरुजी के मुंह से हमने सुनी। झारखंड के आदिवासी अफसरों को गुरुजी को बहुत समर्थन मिला। एक बर्नट किचिंगिया बोल के उस समय दरोगा हुए करते थे, टुंडी थाना के प्रभारी। गुरुजी के ऊपर धनकटनी के लगभग 170 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और गुरुजी के राजनीतिक कौशल और प्रभाव को कई एक लोगों ने समझा था, जिसमें सबसे पहले समझने वाले थे विनोद बिहारी महतो। विनोद 1973 में आ गए थे साथ में। बातचीत पहले से थी। 1973 में तो औपचारिक एक फोरम का गठन 73 में तो गिरिडीह में स्थापना हुई। 72 में 4 फरवरी 1972 में गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई। बातचीत उससे पहले से थी। विनोद बाबू सीनियर आदमी थे तो गुरुजी उनको बाबू कहते थे, नाम से नहीं पुकारते थे, बाबू बोलते थे। और विनोद बाबू की कहानी भी गजब की थी कि पेशे से वकील थे और सीसीएल बीसीएल के विस्थापितों का मामला लड़ते थे। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न आदमी थे और अपने समाज के प्रति बड़ा प्रतिबद्ध आदमी थे। तो वो एक सामाजिक संगठन चलाते थे जिसका नाम था शिवाजी समाज। अच्छा। जो कुर्मियों का एक संगठन था। तो शिवाजी से नाम लिया था। हाँ, शिवाजी को चूंकि कुर्मी मानते हैं, यहाँ के लोग अपने टाइटल में महतो की जगह पटेल लिखते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये मानते हैं कि शिवाजी कुर्मी जाति के हैं, तो इस वजह से वो शिवाजी समाज के नाम से वो चलाते थे। गुरुजी एक सामाजिक संगठन चलाते थे संथालों का, जिसका नाम था सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज। और उसी समय एक बड़ा माने वामपंथी चिंतक धनबाद के इलाके में राजनीति कर रहा था, वो थे कॉमरेड A.K. राय, जो मासस के नाम से मार्क्सवादी समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी MCC अंग्रेजी में, हिंदी में मार्क्सवादी समन्वय समिति के नाम से एक वो संगठन चलाते, पार्टी मतलब। हाँ, वास्तव में ये यूनियन थी जो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी के कारखाने में संगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक यूनियन थी। चूंकि राय बाबू पेशे से केमिकल इंजीनियर थे और FCI में ही पदस्थापित थे,
लेकिन एक विद्रोही नौकरी में बंध के भी नहीं रह सकता। तो राय बाबू ने एफसीआई में संगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित किया और पैरेलली असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी संगठित किया। उनका एक बड़ा प्रभावशाली आदर्श वाक्य था कि आदर्श समाज का निर्माण तब होगा, कहीं हमने पढ़ा था, एक छोटी किताब, पतली किताब हमको मिली थी बहुत पहले, उसमें कहीं पढ़ा था, एक आदर्श समाज का निर्माण तब होगा जब संगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर आंदोलनरत होंगे और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हक दिलाने के लिए संगठित क्षेत्र के मजदूर संघर्ष में आएंगे। ये उनका आदर्श वाक्य था। तो सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज और राय बाबू की मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये तीनों लोगों ने बैठकर सोचा कि अब इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देने का समय आ गया है, झारखंड निर्माण का गर्व की स्थापना हो गई। तो शिवाजी समाज, सोनोत संथाल समाज आपस में मर्ज कर गया और मार्क्सवादी समन्वय समिति मर्ज तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों का टेक्निकल सपोर्ट साथ में था, माने वैचारिक साम्यता थी। तो एक दशक से ज्यादा झारखंड की कोयलांचल की धरती पर लाल हरे झंडे की मैत्री एक शब्द चलता था और कोई भी आंदोलन, कोई भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम अगर होते थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हरा झंडा और वामपंथी लाल झंडा मंच पर क्रॉस करके लगता था हर जगह। और इतनी वैचारिक साम्यता और राय बाबू के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को सम्मान था कि मैंने बताया ना आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पहला संविधान अंगीकार हुआ था, उस संविधान की प्रस्तावना राय बाबू ने लिखी थी। और चूंकि राय बाबू मार्क्सवादी थे, लेफ्टिस्ट थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहली संविधान की प्रस्तावना पंक्ति का पहला पंक्ति है कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड के शोषित पीड़ित व्यक्तियों के लिए संघर्ष करेगा और एक समता मूलक झारखंड के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेगा। क्या बात, इसीलिए शायद ये एकता लगातार चली आ रही बहुत दिनों तक। वामपंथ के साथ हमारी एकता बहुत लंबे समय तक चली, लगातार अभी भी जारी ही है। हाँ, आज भी है। बीच के दौर में कहीं ना कहीं वामपंथ ने हमें अपना शत्रु माना और कुछ आधार क्षेत्रों में वामपंथ के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद भी हुए, लेकिन अंततः वामपंथी साथियों को अब ये प्रतीत होता है कि किसी दूसरे राष्ट्रीय दल के बनस्पत झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो ज्यादा सहज है। तो अब जो हमारा एका है वो मासस के साथ भी है, माले के साथ। ये मासस तो मर्ज हो गया माले में, तो अभी माले के साथ है। तो इसी तरीके से राजनीति चलते चलते यहाँ तक आई। 72 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन संघर्ष की डोर गुरुजी ने छोड़ी नहीं। लोग टूटे, पार्टी में विभाजन हुआ, तात्कालिक कारणों से हुआ। 1993 में 90 में अविभाजित बिहार के चुनाव हुए। अविभाजित बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 विधानसभा की सीटें हासिल की और हमें मालूम है कि लालू जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा योगदान था। बिल्कुल, कोई संदेह। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लालू जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के नाम पर समर्थन दिया था। इस वजह से तत्कालीन लालू जी के जो कंटेम्पररी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो कांग्रेस नहीं, ये जनता दल था। जनता दल। तो जनता दल में और भी दावेदार थे मुख्यमंत्री के, उनके नाम पर लालू जी का नाम सुपरसीड इसलिए किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लालू जी के नाम पर समर्थन देने की बात की थी। फिर 2.5 वर्षों तक हमारी मित्रता बहुत अच्छी चली, 90 से लेके 92 के उत्तरार्ध तक। उस समय अविभाजित बिहार में झारखंड के 16 जिले होते थे। उन 16 जिलों में एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन चलता था। ये एक टेक्निकल सपोर्ट था हम लोगों का। लेकिन अलग राज्य के आंदोलन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कराने के सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और तत्कालीन जनता दल के बीच में मतभेद उभर आए। गुरुजी ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। लालू जी तो आधुनिक राजनीति के चाणक्य थे, तो लालू जी ने हमारे ही संगठन में तोड़फोड़ करा दी। तो उस वक्त हमारे पास 6 सांसद हुआ करते थे, 19 विधायक हुआ करते थे। तो शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में सोरेन गुट बना, जिसमें 4 सांसद और 10 विधायक थे, और कृष्णा मार्डी तत्कालीन सांसद और राजकिशोर बाबू, विनोद बाबू के
छोटे लड़के लड़के राजकिशोर महतो और कृष्णा मार्डी 2 सांसद और 9 विधायकों के साथ वो मार्डी गुट अलग हो गया, जिसने समर्थन लेके बिहार में लालू जी की सरकार बचा दी और हम लोग विपक्ष में आ गए। संघर्षों की एक नई गाथा फिर से शुरू हो गई 93 से। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।